हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड बॉन्ड पैरामीटर्स। तो शुरू करते हैं बच्चों। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। आपको पता है, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो क्या होता है, उनकी एनर्जी कम होती है और साथ में एनर्जी कम होने के साथ साथ ऑर्बिटल्स क्या कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है तो आपको पता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिफरेंट टाइप्स के हैं, जैसे एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल। ठीक है, तो जब इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी तो बॉन्ड भी तो क्या बनेंगे, डिफरेंट बनेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। जनरली कोवेलेंट बॉन्ड दो तरह से कैटेगराइज हम कर लेते हैं। वन इज सिग्मा बॉन्ड एंड द अदर इज पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या होगा बच्चों? सिग्मा बॉन्ड हम इसको सिग्मा साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लो मेरे पास एक एस ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन का एक एटम है और उसका क्या है, एस ऑर्बिटल है। ये हाइड्रोजन का सपोज दूसरा एटम है और ये उसका एस ऑर्बिटल। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे और क्या होगा, जब अप्रोच करेंगे तो इनकी एनर्जी कम होगी और फाइनली इनके ऑर्बिटल्स क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, तो ये बॉन्ड बच्चों क्या बन रहा था हमारे पास, कोवेलेंट बॉन्ड। और इस बॉन्ड को जनरली हम नाम दे देते हैं सिग्मा बॉन्ड। अब क्या देखा आपने, सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहा है, इट इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लेकिन साथ में आपने एक और टर्म यहाँ पे जोड़नी है, अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ओवरलैपिंग तो हो रही है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, ठीक है ना, लेकिन कहाँ हो रही है, अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। क्योंकि आपको पता है ये जो एस ऑर्बिटल्स हैं स्फेरिकल हैं, दे आर सिमेट्रिकल अबाउट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो जितनी भी एक्सिस आप यहाँ पे लगाओगे वो सारी क्या होंगी, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होंगी। तो यहाँ पर एस ऑर्बिटल जब भी क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, तो वो क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब क्या हुआ कि सिग्मा बॉन्ड बन सकता है एस एस ओवरलैपिंग से। ठीक है, तो एक टाइप की ओवरलैपिंग ये आ गई हमारे पास सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, एस एस ओवरलैपिंग। दूसरा हम लेंगे एस पी ओवरलैपिंग। अब कैसे, मान लो बच्चों मेरे पास जो है एक एस ऑर्बिटल है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास आ जाता है पी ऑर्बिटल। अब यहाँ पर आपने एक और चीज याद रखनी है, जनरली जो पी ऑर्बिटल है उसकी जेड एक्सिस को हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पी जेड है और ये एस ऑर्बिटल है, और अगर ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और इसके अलोंग इनकी ओवरलैपिंग हो रही है तो कैसे आ जाएगा हमारे पास बॉन्ड, हमारे पास ओवरलैपिंग अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गई। तो ये जो बॉन्ड बना है, दिस बॉन्ड फॉर्म्ड इज सिग्मा बॉन्ड। तो कहने का मतलब है सिग्मा बॉन्ड एसपी ओवरलैपिंग से भी बनता है। थर्ड आ जाएगा हमारे पास पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग से भी हमारे पास क्या बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड। कैसे बच्चों, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हम जनरली पी जेड एक्सिस को क्या लेते हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो सपोज मेरे पास एक ये पी जेड ऑर्बिटल है और दूसरा ये पी जेड ऑर्बिटल है। ठीक है, अब जब ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो क्या होगा, इनमें भी ओवरलैपिंग होगी एंड दैट ओवरलैपिंग इज टर्म्ड एज सिग्मा बॉन्ड। तो क्या याद रखना है आपने कि a bond which is formed by overlapping along internuclear axis, ठीक है, that is sigma bond। दूसरी टाइप पाई बॉन्ड, ठीक है, और हम इसको जनरली पाई साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। पाई बॉन्ड क्या होगा बच्चों, अब हमने क्या देखा,
s ऑर्बिटल में सारी एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस थी, p में p z एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमने कंसीडर कर ली। तो मान लो हमारे पास पी एक्स ऑर्बिटल आ जाता है या पी वाई ऑर्बिटल आ जाता है, तो क्या ये कंबाइन कभी नहीं करेंगे? ऐसा नहीं होता, ये भी कंबाइन करते हैं, ठीक है, लेकिन इनकी कंबाइनिंग कुछ डिफरेंट तरीके से होती है। कैसे होगी? अब मान लो बच्चों हमारे पास क्या है, यहाँ पर सपोज मैं एक पी एक्स ऑर्बिटल बना देती हूँ, ठीक है, इसकी जेड एक्सिस हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ली थी। अब ये भी दूसरा पी एक्स ऑर्बिटल है, ठीक है। सपोज ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो क्या होगा, इनमें भी ओवरलैपिंग होगी और कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग होगी। तो आपने देखा बच्चों ये वाली जो ओवरलैपिंग है कैसे हो रही है, साइडवेज ओवरलैपिंग, ठीक है। तो जो साइडवेज ओवरलैपिंग से बॉन्ड बन रहा है ना, उसको हम बोल देंगे क्या, पाई बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन गया हमारे पास पाई बॉन्ड। तो कैसे ध्यान रखना है, आपने याद रखना है, अ बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय साइडवाइज ओवरलैपिंग या लेटरल ओवरलैपिंग, ठीक है। अब पी एक्स में लेटरल ओवरलैपिंग हो गई, साइडवेज ओवरलैपिंग हो गई, तो पाई बॉन्ड बन गया। अब हमारे पास मान लो एक पी वाई एक्सिस में जो है पी वाई ऑर्बिटल आ जाता है मान लो हमारे पास, तो हम उस पी वाई ऑर्बिटल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सपोज ये एक पी, अब क्योंकि बच्चों यहाँ पर जेड एक्सिस ये थी और एक्स एक्सिस ये वाली थी, ठीक है, तो वाई ये वाली आ गई है ना। अब दूसरा वाई ऑर्बिटल भी पी वाई ले लिया हमने, इट इज पी वाई ले लिया दूसरा, ठीक है। अब इनकी भी लेटरल ओवरलैपिंग या साइडवेज ओवरलैपिंग, तो कैसे दिखा दोगे आप? इस तरह से। और ये जो बॉन्ड बना है यहाँ पर, दिस इज योर पाई बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह से दो तरह के बॉन्ड हमारे पास आगे बच्चों, वन इज सिग्मा बॉन्ड एंड अदर इज पाई बॉन्ड। अब अगर हम इन सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की बात करें तो जो स्ट्रेंथ है ना बच्चों सिग्मा बॉन्ड की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड, मतलब सिग्मा बॉन्ड हमेशा ही स्ट्रांग होगा देन पाई बॉन्ड। साथ में हमारे पास हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड पहले बनता है और पाई बॉन्ड बाद में बनता है। तो आपने ये याद रखना है कि जो सिग्मा बॉन्ड है दैट इज फॉर्म्ड अलोंग विद पाई बॉन्ड एज वेल एज इट कैन बी फॉर्म्ड अलोन, जबकि पाई बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड अलोंग विद सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और साथ में आप और क्या देख रहे हो कि जो पाई बॉन्ड बन रहा है इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये दो जगह आ जा रहा है ना, वन इज अबव द प्लेन एंड अदर इज बिलो द प्लेन, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन आप कह सकते हो सिमेट्रिकल नहीं है, जबकि सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, सिमेट्रिकल होती है, ठीक है बच्चों। तो आपने ये जो है पॉइंट्स याद रखने, अक्सर आपसे डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों बॉन्ड पैरामीटर्स की। बॉन्ड पैरामीटर्स से क्या समझे आप? एक्चुअली हमारे पास जो कोई बॉन्ड बन गया, मान लो कोवलेंट बॉन्ड बन गया है, तो उसको मेजर करने के लिए भी क्या करते हैं हम, डिफरेंट टर्म्स यूज करते हैं। जनरली उनको बोल देते हैं हम बॉन्ड पैरामीटर्स। तो इसमें सबसे पहले हम लेंगे बॉन्ड लेंथ। अब ये बॉन्ड लेंथ क्या होगी बच्चों? एक्चुअली हमने पढ़ा था ना कि जो सिग्मा बॉन्ड है कैसे बनता है, बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। एक जब ऑर्बिटल्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो क्या होता है, उनकी एनर्जी कम होती है, ठीक है। और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ये एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। और उसके बाद जो है और करीब हम ऑर्बिटल्स को लाएं तो क्या होता है, उनमें रिपल्शन शुरू हो जाती है, या क्या होता है, एनर्जी सिस्टम की बढ़ने लग जाती है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो डिस्टेंस है जहां पर क्या होता है, एनर्जी जो है मिनिमम होती है, ठीक है, उस समय हमारे पास जो ऑर्बिटल्स कंबाइन हो गए वहां पर क्या बन गया, एक कोवलेंट बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो हम क्या बताएंगे कि वो डिस्टेंस है ना, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, क्योंकि अगर हम उससे डिस्टेंस क्या करते हैं, उससे कम करते हैं तो एनर्जी बढ़ जाएगी, ज्यादा करते हैं तो एनर्जी
क्या हो जाएगी, दोनों केसेस में एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वो मिनिमम इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन दी सेंटर्स ऑफ टू बॉन्डेड एटम इज टर्म्ड एज बॉन्ड लेंथ। समझ आ गया ना आपको? क्या बताएंगे हम? इट इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स ऑफ बॉन्डेड एटम्स। अब मान लो हमारे पास एक आयनिक बॉन्ड है, तो आयनिक बॉन्ड के लिए ये जो बॉन्ड लेंथ होगी दैट इज रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। ठीक है, इसी तरह से मान लो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है, तो रेडियस जो है हम दोनों एटम्स का क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास जो कंपाउंड है ए बी, और यहाँ पे कंपाउंड ए कोवेलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड लेंथ है वो डिपेंड करती है डिफरेंट फैक्टर्स पे। उनमें से जैसे हमारे पास आ जाता है साइज ऑफ एटम। अब एटम का साइज छोटा बड़ा होने पर क्या होगा, बॉन्ड लेंथ भी डिफर करेगी। ठीक है ना, मान लो एटम का साइज छोटा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। साइज बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। कैसे? मैं ऐसे कह सकती हूँ ना बच्चों की जो HI है यहाँ पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है देन HBr, ठीक है, और इसकी ज्यादा है देन HCl। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको पता है ये हैलोजेंस, ये आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन क्या है, हैलोजेंस है, और हैलोजेंस में भी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इस तरह से आता है, और डाउन द ग्रुप क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो साइज जितना बड़ा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। दूसरा फैक्टर आ जाता है बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। अब बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी से क्या समझे बच्चों आप, मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं। एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसके ऊपर भी क्या करता है, बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है। कैसे? मान लो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी देन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड लेंथ, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड लेंथ। ठीक है ना, तो बॉन्ड जितने नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होंगे बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होती जाएगी। ठीक है, फिर बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है हाइब्रिडाइजेशन पर, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कैसे कि आप हाइब्रिडाइजेशन आने वाले लेक्चर्स में पढ़ोगे। हाइब्रिडाइजेशन पे कैसे बच्चों कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहीं पर आ जाती है तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है, फिर sp2 और फिर sp। तो ये तो था बच्चों बॉन्ड लेंथ के बारे में। नेक्स्ट लेते हैं हम बॉन्ड एनर्जी। अब बॉन्ड एनर्जी क्या होती होगी? एक्चुअली बच्चों हमारे पास जब बॉन्ड बन रहा है एटम्स के बीच में, मान लो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है, तो सिस्टम की एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, अब मान लो हमने क्या करना है, इन हाइड्रोजन को क्या करना है, सेपरेट करना है। तो इन हाइड्रोजन को सेपरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी गई ना, दैट इज बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी भी बोलते हैं। तो कैसे डिफाइन करोगे आप इसको, प्रॉपर लैंग्वेज में कैसे बताओगे? तो आपने बताना है कि इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, required to break 1 mole of bonds of same type। सेम टाइप मतलब एक ही तरह के बॉन्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार आप HH के बॉन्ड तोड़ रहे हो या एक बार आप Br के बॉन्ड तोड़ रहे हो, नहीं। अगर बॉन्ड एनर्जी हमने हाइड्रोजन की देनी है तो इसमें HH बॉन्ड ही टूटने चाहिए, बॉन्ड एनर्जी Br की अलग से आएगी। ठीक है ना,
तो ये हो गई हमारे पास बॉन्ड एनर्जी। अब बच्चों ये तो मैंने कैसे मॉलिक्यूल लिखे थे, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में तो जनरली इसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बोल देते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास अगर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आ गए, पॉली एटॉमिक मतलब जिसमें बहुत सारे एटम्स हैं, है ना, तो वहां पर क्या करते हैं हम, जनरली बॉन्ड एनर्जी जो है ना एवरेज एनर्जी होती है, क्योंकि अगर हम एक बॉन्ड तोड़ देते हैं तो सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है, जिसके कारण अट्रैक्शन फोर्सेस चेंज होते हैं और बॉन्ड एनर्जी चेंज होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं वहां पर एवरेज एनर्जी, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में जनरली हम क्या करते हैं, एवरेज बॉन्ड एनर्जी कंसीडर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एवरेज एनर्जी लेंगे, एवरेज बॉन्ड एनर्जी। तो ये तो था कि बॉन्ड एनर्जी क्या होती है ना बच्चों। अब बॉन्ड एनर्जी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, तो बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है सबसे पहले तो बॉन्ड लेंथ पे, ठीक है। बॉन्ड लेंथ कैसे, आप सोचो जरा, किस तरह से बॉन्ड लेंथ पर बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करेगी। मान लो हम बात कर रहे हैं एक हाइड्रोजन, ठीक है, और एक मैंने ले लिया Cl। अब अगर हम साइज कंपेयर करें ना बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका साइज बड़ा होगा, ठीक है। साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, यहाँ पर ज्यादा होगी। यहाँ पे साइज छोटा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। और बॉन्ड लेंथ कम है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, मतलब बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं ना कि बॉन्ड एनर्जी किसकी, HH की ज्यादा है देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl। अब क्यों, दैट डिपेंड्स ऑन साइज। साइज कहने का मतलब है बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड एनर्जी उतनी ही कम होगी, ठीक है। मतलब इनवर्स रिलेशन है आप कह सकते हो। दूसरा हम बताएंगे बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी पर भी डिपेंड करती है। कैसे, जहां पर नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा होंगे ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मान लो O डबल बॉन्ड O है, ठीक है, और एक जो है F सिंगल बॉन्ड F है। तो यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हो यहाँ पे दो बॉन्ड तोड़ने हैं, तो ऑब्वियसली दो बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ एक ही बॉन्ड तोड़ना है तो इसको कम एनर्जी चाहिए, है ना। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी ऑक्सीजन की ज्यादा होगी देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ फ्लोरीन, ठीक है। मतलब जितने ज्यादा बॉन्ड उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी, डायरेक्ट रिलेशन आ गया। फिर बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे बच्चों, प्रेजेंट ऑन बॉन्डेड एटम्स। कैसे, मान लो बच्चों हमारे पास ऑक्सीजन, इस तरह से मान लो मैं ऑक्सीजन दिखाती हूँ। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है ये। और मान लो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब क्या होता है यहाँ पर आप देख रहे हो बॉन्डेड ऑक्सीजन में जो लोन पेयर हैं कितने हैं, 1 2, यहाँ पर भी 2 ही है, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, हर एक फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है। तो ये क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसके कारण ये दूर जाने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि यहाँ पे ज्यादा है लोन पेयर, यहाँ पे कम है, ठीक है, तो यहाँ पे रिपल्शन क्या होगी, कम होगी, यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होगी। रिपल्शन के कारण ये बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा और ये बॉन्ड, रिपल्शन कम है तो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा या बॉन्ड देर में टूटेगा, ठीक है। तो आपने क्या याद रखना है कि बॉन्ड एनर्जी उतनी ही कम होगी जितने ज्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब क्या है, इनवर्स रिलेशन है इनमें भी। बॉन्ड एनर्जी ऑक्सीजन की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ फ्लोरीन, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों हम बॉन्ड एंगल की। अब बॉन्ड एंगल क्या होता है, एक्चुअली हमारे पास जब कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है ना, तो जो कोवेलेंट बॉन्ड है दैट इज डायरेक्टेड इन डेफिनेट डायरेक्शन इन स्पेस। जैसे मान लो CH4 है, CH4 के बीच में इस तरह से बॉन्ड बना है, तो
ये जो बॉन्ड है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, दे आर डायरेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन इन स्पेस, ठीक है। तो इन बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल होगा ना, दैट इज नोन एज बॉन्ड एंगल। तो कैसे डिफाइन करोगे आप कि बॉन्ड एंगल क्या चीज है? इट इज बॉन्ड एंगल प्रेजेंट बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटिंग अ बॉन्ड, ठीक है। तो वो एंगल जो कि उन लाइंस के बीच में प्रेजेंट है जहां पर जो बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रही है, दैट इज बॉन्ड एंगल। जैसे यहाँ पर ये बॉन्ड एंगल जो है 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है, ठीक है। या मान लो हमारे पास BF3 है, ये लाइंस रिप्रेजेंट कर रही हैं क्या? बॉन्ड। और इन लाइंस के बीच में जो एंगल आ जाता है दैट इज बॉन्ड एंगल। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास ये तो आ गया बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है हमारे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पर, ठीक है। किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन है, बॉन्ड एंगल वहां पे हम इजीली प्रिडिक्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स होगा। या अगर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो बॉन्ड एंगल 120 होगा। या sp हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा, ठीक है। इसी तरह से डिपेंड करता है बॉन्ड एंगल नंबर ऑफ लोन पेयर्स पर, ठीक है। लोन पेयर्स अगर आ जाते हैं कहीं पर, बॉन्ड पेयर्स के साथ लोन पेयर्स भी आ जाते हैं, उन पर भी डिपेंड करता है। कैसे? मान लो हमारे पास फॉर एग्जांपल बच्चों सपोज एक NH3 है, ठीक है, और एक जो है ना हमारे पास वाटर है। दोनों में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है दोनों में, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड एंगल NH3 के केस में ये बॉन्ड एंगल हमारे पास आ जाता है 107 डिग्री, ठीक है। और वाटर के केस में ये बॉन्ड एंगल आ जाता है 104.5 डिग्री, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड एंगल है, यहाँ पे 107 आया, यहाँ पे 104 आया, ऐसा क्यों? तो आप देख रहे हो यहाँ पे लोन पेयर, ठीक है। यहाँ पे एक ही लोन पेयर है, यहाँ पे दो लोन पेयर है। बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इस बात पर भी डिपेंड करता है बॉन्ड एंगल। कैसे? मान लो बच्चों मैं ना दो मॉलिक्यूल यहाँ पे लिख रही हूँ, एक है अमोनिया और दूसरा है फॉस्फीन, ठीक है। अब यहाँ पर अमोनिया में ये बॉन्ड एंगल जो है ये 107 डिग्री था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाता है 93.6 डिग्री, ठीक है। तो आप देख रहे हो बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की अगर ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा है, अगर कम है तो बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, ठीक है। तो ये तो थी आपकी बॉन्ड एंगल। नेक्स्ट बॉन्ड पैरामीटर बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? एक्चुअली बॉन्ड ऑर्डर हमें बताता है कि मान लो हमने लुईस रिप्रेजेंटेशन किसी मॉलिक्यूल की लिखी है, तो उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं बॉन्ड ऑर्डर। जैसे मान लो हमारे पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1, ठीक है। अगर मेरे पास O डबल बॉन्ड O में लिख देती हूँ तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना लिखूंगी 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स जितने होंगे, सिमिलरली N ट्रिपल बॉन्ड N है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 3। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बताता है बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। मतलब बॉन्ड ऑर्डर पर डिपेंड कर रही है क्या? बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर हायर द बॉन्ड ऑर्डर हायर विल बी बॉन्ड स्ट्रेंथ।
तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, इसी तरह से बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। तो आप ये कह सकते हो कि बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बॉन्ड लेंथ उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये तो था बच्चों बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।